Very good evening, all of you. So today we are going to start our new topic, potential energy of a spring. इससे पहले हमने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था दैट इज U इज इक्वल टू mgh. सो दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या एक स्प्रिंग भी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है, तो हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग के अंदर भी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है. और उसकी वजह यह है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जो किसी पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेटअप होती है. तो यही वजह है कि अगर हम एक स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करें, तो लेट्स से इफ दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे बैक टू बैक और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के केसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से हम, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं. ओके, तो लेट्स से ये कुछ हमारे केसेस हो सकते हैं. अब मान लीजिए कि स्प्रिंग जो है वो इनिशियली कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है कि हॉरिजॉन्टली एक स्प्रिंग को हमने एक मास से कनेक्ट किया. सो लेट्स से दिस इज योर मास m एंड दिस पॉइंट इनिशियली इट इज एट द पॉइंट a. ये a पोजीशन पर है. तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ये ए पोजीशन पर है, अगर इसकी कोई पोजीशन सेटअप है, तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर इस वक्त कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा. अब मान लीजिए कि मैं अगर इसको ए पॉइंट से स्ट्रेच करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, तो आगे बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है मास जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और चेंज करने के बाद ये इसकी एक नई पोजीशन मैं कह सकता हूं दैट दिस इज द न्यू पोजीशन. ठीक है, तो न्यू पोजीशन पर अगर हम देखें तो स्प्रिंग जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग को आप करके दिखा सकते हैं. तो दिस इज योर न्यू पोजीशन. सो दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन, और आपने इसको क्या करा है, स्ट्रेच किया है. तो लेट से आपने यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रेच किया था, लेट से दिस इज एक्स. ओके, अच्छा, ए से बी जब आपने स्ट्रेच किया तो ऑब्वियस सी बात है इसने एक नई पोजीशन ले ली है, तो इसके अंदर एक न्यू पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में स्टोर हो चुकी होगी. क्योंकि जितनी ज्यादा पोजीशन चेंज होंगी, जैसे जैसे स्प्रिंग का शेप चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता जाएगा. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, इन सभी पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए कि बी पॉइंट पर इसको छोड़ता हूं, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और ये बैकवर्ड डायरेक्शन इसलिए होगा बिकॉज इसके ऊपर एक कंटिन्यूअसली एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है विच इज माइनस एफ. तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग को वापस एक पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा. ओके, अच्छा, जब मैं इसको बी पोजीशन पर छोड़ दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मास जो है वो सीधे जाके ए पर तो रुकेगा नहीं, ये ए को क्रॉस करके अंदर कंप्रेस होगा. तो कंप्रेस होने के बाद जो न्यू पोजीशन बनकर आएगी मेरे पास, तो वो कुछ ऐसे बनकर आएगी दैट इज गिवन बाय लाइक दिस. तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये कुछ हमें आपको इस तरीके का नजर आएगा. ठीक है, सो दिस इज योर सी पोजीशन. ये सी पोजीशन हो गई, ये ए पोजीशन हो गई आपकी, और ये आपके पास था दैट इज बी पोजीशन. ठीक है, और इस वाले केस की अगर हम बात करें तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और रेस्टोरिंग फोर्स अब इधर एक्ट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, और फाइनली
अगर हम बात करें तो फाइनली जो केस आपका दोबारा से ए पोजीशन पर आके रुक जाएगा। तो यहाँ पर आप दोबारा से एक मास ड्रॉ कर लीजिए। तो लेट्स से दिस इज योर मास एंड दिस इज योर इनिशियल केस। ये दोबारा से ए पोजीशन पर आके रुक जाए। तो सबसे पहले क्या करा, एक मास को एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्ट किया, उसको फिर हमने सेकंड केस में उसको स्ट्रेच किया, एक्स डिस्टेंस पर हमने उसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद जब हमने देखा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि ए से बी तक कुछ ना कुछ आपने वर्क डन किया होगा और ये वर्क डन इस एनर्जी यानी कि इसके अंदर स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और बी पॉइंट पर अगर आप छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल कम बैक ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज एफ इज द रेस्टोरिंग फोर्स। और ये ए पॉइंट को क्रॉस करता हुआ अंदर कंप्रेस होगा विच इज सी पॉइंट, और सी पॉइंट पर ये दोबारा से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, और इसे दोबारा ए पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू द ए पोजीशन। ठीक है, तो ये पूरा केस चल रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन वी हैव स्ट्रेस्ड द स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक लाने में इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं तो यहां मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इट इज द एनर्जी associated with the state of of compression or expansion of expansion of an elastic spring। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। Now the thing is that how much potential energy is stored in the spring when we have stressed the spring from A to B। तो A से B तक जब हमने स्ट्रेच किया है तो ये कितना हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब ये लॉ आपने अभी पढ़ा नहीं है, ये हमारे वॉल्यूम 2 में आएगा, पूरी डिटेलिंग करनी है इसकी हमें। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जितना मैं स्ट्रेच करूंगा ए से एक्स, ए से लेकर बी तक, रेस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, यानी कि माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये बात सही है, जैसे रबर बैंड है। अब एक रबर बैंड को आप उसे थोड़ा खींचिए और उसको छोड़ दीजिए, तो जब आप छोड़ेंगे तो वो आपको कम हर्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा दूर तक स्ट्रेच किया और छोड़ेंगे तो आपको ज्यादा हर्ट करेगा। तो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द लार्ज रेस्टोरिंग फोर्स, वो आपके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यही है। तो दिस इज हुक्स लॉ। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स
and finally you can write that F is equals to minus kx. ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं ये कहता हूं देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, small amount of work done in increasing the length of spring by dx so we can write dw is equals to f dx cos theta, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे स्मॉल वर्क डन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अगर फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ देन फोर्स इज योर रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रेस्टोरिंग फोर्स और डीएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि डीएक्स जो है वो ए से बी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एंगल यहाँ पे कितना बना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 180 पुट करेंगे और cos 180 की वैल्यू होती है -1, ओके। So finally dw is equals to we can get kx dx, ये मेरे पास वर्क डन आ गया, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं देन द टोटल वर्क डन in giving the displacement from a to b, ये a से b की बात हो रही है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर w तक dw, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा kx dx एंड 0 से लेकर x तक, ठीक है। सो फाइनली dw का इंटीग्रेशन w आ जाएगा हमारे पास, k इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर 0 से लेकर x तक, x की पावर 1 है, dx है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास k x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 से इसको ओपन कर देंगे और ये हो जाएगा 0 से लेकर x तक, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये हो जाएगा मेरे पास k, फाइनली यू विल गेट x²/2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, यानी पहले फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, एंड देन यू विल गेट w is equals to half and you can write kx², ठीक है। और ये जो वर्क डन हुआ है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring at point B, ठीक है। और ये इक्वल होगा वर्क डन के विच इज इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगर क्लियर है तो फटाफट से इसे यस लिख दो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी लोगों को, एक बार दोबारा से गो थ्रू करो सारी चीजें जो मैंने बताई है एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। और देखिए कि इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये आई है आपकी बी पोजीशन पर, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब ये इतना स्टोर हो, ठीक है।
बहुत बढ़िया, तो सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपसे एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है कि लेट से आपसे बोल सकता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, तो एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि आपको ड्रॉ करना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज ऑरिजिन, और आपको ड्रॉ करना है इन बिटवीन, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो दिस विल गिव यू नेगेटिव एक्स। ओके, तो अगर मैं इसमें ड्रॉ करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, दैट इज हाफ इज इक्वल्स टू दैट इज यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किया था। तो u इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर कहीं भी स्क्वायर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको इसको एक कर्व प्रोवाइड करना है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कुछ इस तरीके का एक कर्व बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम आप यहाँ पर भी सेकंड साइड में भी बना सकते। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे यू बढ़ता जाएगा। एक्स बढ़ेगा लीनियरली लेकिन यू बढ़ेगा स्क्वायर में, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है काफी तेजी से, इसीलिए एक कर्व यहाँ पर फॉलो हो। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से आपसे फोर्स और यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स एक और आपसे करवा सकता है कि भाई अगर आपके पास एक रेस्टोरिंग फोर्स है और आपको ड्रॉ करना है कि स्ट्रेच और कंप्रेशन यानी एक्स के बीच में। ठीक है, तो दिस इज योर रेस्टोरिंग फोर्स, दिस इज एक्स। सो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको ड्रॉ कर देना है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, हाँ, एक बात ये हो सकती है कि सर इसमें नेगेटिव है तो एक्स अगर पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये बात ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ मिल सकता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में बना देता हूँ, तो कुछ ऐसा आपको मिल सकता है कि पीछे भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर कंप्रेशन है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बुक में इस तरीके से भी बना देते हैं, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी ठीक है। ठीक है, सर हाँ बताइए। सर हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में तो एफ और एक्स दोनों नेगेटिव हो गए ना। नहीं, दोनों कैसे नेगेटिव होंगे, देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मान लीजिए अगर मैं एक्स की वैल्यू, मान लीजिए कि क्वाड्रेंट्स में अगर मैं एक एक करके अगर वैल्यू डालना शुरू करो, चलो कुछ वैल्यूज लिख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि भाई ये आपके पास लेट से एक्स हो गया, ये एफ हो गया, तो पहले तो मैं एक्स की वैल्यू कितना डालूंगा, जीरो। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। मान लो मैं एक्स की वैल्यू वन डाल देता हूँ, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के। एक्स की वैल्यू को आप टू डाल दो,
कितनी आ जाएगी, -2 के। अब देख लो कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है ना। तो यस फोर्स सर। अगर नेगेटिव में आ गया तो ये वाले तो क्वाड्रेंट आ गया फिर। समझ में आ रही है बात। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट बहरहाल आप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक कांस्टेंट, ये बार बार के कांस्टेंट लिखा जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। थोड़ा इसको समझ लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में आता है। फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखिए, जो ये फोर्स कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग के अंदर जो चेंजेस है वो बहुत कम आएंगे, यानी कि चेंजेस जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस का मतलब है अगर के की वैल्यू बिगर है तो लेंथ में चेंज कम आएगा, यानी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, इट्स अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, तो मैं अगर ये कहता हूँ कि ये मेरी कोई भी स्प्रिंग है, तो ये डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक है, स्प्रिंग का लेंथ कितना है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। स्प्रिंग का लेट से डायमीटर कितना है या रेडियस कितना है, तो ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इट्स बेसिकली द ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट जो डिपेंड करता है वो ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर किसी का लेंथ ऑफ स्प्रिंग ज्यादा होगा तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। या आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि अगर कहीं के की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग में चेंज जो होगा वो कम आएगा, लेंथ कम हो जाएगी ना, यानी कि आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, ये रिजिड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी स्प्रिंग स्टिफ हो जाएगी। और स्टिफ हो जाएगी तो आप उसको ना ही एक्सपैंड कर सकते हैं ना ही आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं दैट फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, so number one we can write length of spring, length of spring। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, रेडियस ऑफ स्प्रिंग। और तीसरा हो जाएगा आपके पास दैट इज मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। भाई मटेरियल भी तो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। ये तीन ऐसे फैक्टर है जिस पर आपका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है। So I think this is clear to all of you. Okay, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एनर्जी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कल हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसके बाद फिर हमारा कोलिजन चैप्टर शुरू हो जाएगा। कोलिजन वाला टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने 70 to 80% कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो भी आने वाले 2-4 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतना ही लेंगे, और बाकी कल लेंगे, आज कल भी स्कूल है Excuse me, काफी sir. स्टूडेंट्स का। तो टुमारो वी विल टेक द नो टुमारो इज सैटरडे, सो वी विल टेक योर क्लास ऑन मंडे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी क्लासेस हैं। Sir, ओके sir.